बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, मैं इसके बाद आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा भी ये जो आप पढ़ते हैं ना न्यूटन साइकिल लॉ F = ma, न्यूटन ने कभी भी साइकिल लॉ अपना इस तरह लिखा ही नहीं था। ये जो F = ma है, दिस इज़ नॉट अ न्यूटन साइकिल लॉ। तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तो फ़िलहाल हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी चंद अहम बातें MCQs के लिहाज से पेपर में आती हैं वो भी याद करनी है। मैंने पॉइंट वाइज उसको अलग लिखा है। तो बच्चे आइए स्टार्ट करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लेकिन उससे पहले चंद इंपॉर्टेंट बातें हैं न्यूटन लॉज से मुतल्लिक। तो बच्चे, न्यूटन लॉज को पेश किसने किया था? साइंटिस्ट का नाम है सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है। और न्यूटन के जो लॉज है ना, उनको हम एम्पीरिकल लॉज भी कहते हैं। अब ये एम्पीरिकल लॉज क्या होते हैं? ऐसे लॉज जो कि सिर्फ बातों से नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट से लिए गए हों। एम्पीरिकल लॉज ऐसे लॉज को कहते हैं डिड्यूस्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, यानी कि तजर्बात किए गए हों और फिर उसको डिराइव किया गया हो। बच्चे, इंशाल्लाह इसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। अभी एक्सपेरिमेंट आप अपने घरों में भी कर सकते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ से रिलेटेड ना आप एक्सपेरिमेंट आप अपने घरों में 2-4 चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, तो आप ज़रूर साथ रहिएगा। अच्छा जी, इधर मुझे एक बात याद आ गई, आप नोट कर लीजिएगा बेटा। जो न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, ये जो तीनों लॉज है ना, इनमें एक बात कॉमन है और वो क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोशन। न्यूटन के तीनों लॉज में कॉमन बात क्या है कि ये तीनों लॉज फोर्स और मोशन का ताल्लुक बताते हैं, एक रिलेशन है। तो ये बात आप बुक की साइड पे लिख लीजिएगा आप। अच्छा जी, उसके बाद एम्पीरिकल लॉज का मैंने बता दिया जो एक्सपेरिमेंट से लिए गए हों। बच्चे, जो न्यूटन ने बुक लिखी थी ना जिसमें ये फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ आए थे, बेटा उस बुक का नाम है फिलोसफिया नेचुरल्स प्रिंसिपिया मैथमेटिका। अच्छा, ये जो टाइटल है ना, ये भी लैटिन वर्ड में है। मैं आपको बता दूं, जो न्यूटन ने अपनी बुक लिखी थी वो इंग्लिश में नहीं थी जिसमें ये फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ थे। वो बुक लैटिन ज़ुबान में लिखी गई थी, लतीनी ज़ुबान में। फिर बाद में उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके हमने ये लॉज लिखे। न्यूटन ने जो बुक लिखी थी वो लैटिन ज़ुबान के अंदर लिखी थी, लतीनी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये जो फिलोसफिया प्रिंसिपिया ना बेटा, ये लैटिन वर्ड है। अगर हम इसको, आपकी ये बुक का पूरा नाम मैंने लिखा है, लेकिन आपने सिर्फ इतना ही याद करना है कि न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ किस बुक के अंदर आए हैं? प्रिंसिपिया, ये बुक का नाम है। तो मैंने पूरा नाम लिख दिया ताकि आपको बुक का पूरा नाम पता चल जाए। ये बुक लैटिन ज़ुबान में लिखी गई और प्रिंसिपिया का मतलब होता है प्रिंसिपल। ये जो ना फिलोसफिया, ये भी लैटिन वर्ड है, फिलोसफिया नेचुरल्स प्रिंसिपिया, दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफी। अगर हम इस लतीनी ज़ुबान के लफ्ज़ को इंग्लिश में कन्वर्ट करें ना, तो प्रिंसिपिया का मतलब बनता है प्रिंसिपल्स, उसूल। तो ये यही न्यूटन के लॉज जो है ये उसी का दिया गया प्रिंसिपल ही तो था। तो बेटा, ये जो लॉज हैं 1687 के अंदर पेश किए गए। तो ये MCQs आपने याद रखना है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम बात, दीज लॉज होल्ड, ये लॉज सिर्फ और सिर्फ उन बॉडीज़ पर अप्लाई होंगे फॉर बॉडीज़ मूविंग स्मॉलर स्पीड एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। बेटा, ये बात नोट कीजिएगा। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है आपको पता है ना, जिसकी वैल्यू होती है C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। न्यूटन के जो लॉज हैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे बॉडीज़ पर अप्लाई होंगे जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी। स्पीड ऑफ लाइट से स्पीड का कम होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ न्यूटन के लॉज अप्लाई नहीं होंगे। और जो हमारी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें हैं, ज़्यादातर वो उनकी स्पीड ऑफ लाइट से कम ही होती है। तो इसलिए न्यूटन के लॉज इजीली अप्लाई कर लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनकी स्पीड फॉर हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट सच एज एटॉमिक पार्टिकल्स, ये जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ना, इनकी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर फिर न्यूटन लॉज नहीं अप्लाई होंगे। वहाँ पर फिर कौन से लॉज अप्लाई होंगे? अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये बेटा नोट कीजिएगा, साइंटिस्ट का नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन साइंटिस्ट का नाम है। ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक हम चैप्टर नंबर 19 के अंदर हम पढ़ेंगे भी आइंस्टाइन की थ्योरी। तो बहरहाल जिन ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से कम है उनके लिए न्यूटन के लॉज हैं,
और जिन ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है उनके लिए आइंस्टाइन के लाज हैं। तो ये सारी बातें एमसीक्यू से रिलेटेड हैं, आपने इसको लाजमी नोट कर लेना, ठीक है बच्चे। अब चलते हैं जी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरफ। जी बच्चे, सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा, एक एमसीक्यूज ये भी है कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो हमें क्या बताता है, इट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ये हमें फोर्स की डेफिनेशन के मुतालिक बताता है। अब वो कैसे, ज़रा इसको पढ़ते हैं फिर मैं आपको इसको समझाता भी हूँ। ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, न्यूटन ने कहा। देखिए, अच्छा न्यूटन से पहले लोगों की थिंकिंग क्या थी, ज़रा वो भी सुन लें। न्यूटन से पहले के जो साइंटिस्ट थे या कुछ लोग ये सोचते थे कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है ना तो वो रेस्ट पे रहेगी। पहले लोग यही सोचते थे और ये बात ठीक है। लेकिन अगर एक बॉडी रुकी हुई है ना, उसको चलाने के लिए, उसको मोशन में लाने के लिए फोर्स चाहिए। यानी कि लोग ये सोचते थे फोर्स प्रोड्यूस मोशन, और ये गलत है। ये पुराने लोगों की थिंकिंग थी। न्यूटन ने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं है, फोर्स मोशन को पैदा नहीं करती, फोर्स प्रोड्यूस मोशन। ये बात गलत है बच्चे, फोर्स मोशन पैदा नहीं करती। अच्छा, अगर ये बात ठीक है, मसलन आप कहते हैं सर ये क्या बात हुई, अगर एक चीज़ रुकी हुई है तो जाहिर बात है उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो चलेगी। आपका ज़हन यही कहता है ना, अगर एक चीज़ रुकी है, उसको एक फुटबॉल है रुका हुआ है, तो उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो चलेगी। तो इसका मतलब फोर्स ने फिर मोशन तो पैदा की। लेकिन बच्चे, ये न्यूटन से पहले लोगों की थिंकिंग यही थी। न्यूटन ने आके कहा कि भाई ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ही है तो मुझे बताएं, जो ज़मीन हरकत कर रही है, जो ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है, या जो ज़मीन रिवॉल्व कर रही है, ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, मुझे बताएं ज़मीन को धक्का कौन लगा रहा है? क्या ज़मीन के अंदर कोई इंजन लगा हुआ है? आप ज़रा सोचें ना, अगर फोर्स प्रोड्यूस मोशन तो उधर जो ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है तो उसके पास कोई इंजन भी नहीं है, उसको तो कोई धक्का भी नहीं लगा रहा, तो फिर ये कौन पैदा कर रहा है? तो न्यूटन ने आके इनकी थोड़ी सी तरदीद की इन बातों की। उसने कहा कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, ये बात ठीक है। लेकिन एंड अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, विल कंटिन्यू टू डू सो, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता ही रहेगा। यानी कि जिस तरह मैंने आपको अर्थ की एग्जांपल दी, वो रिवॉल्व कर रही है, हज़ारों सालों से रिवॉल्व कर रही है, रुक ही नहीं रही। आप कहेंगे सर मसलन एक फुटबॉल है, बात समझ रहे हैं ना, एक फुटबॉल है, आप उसको धक्का लगाएं, उसको फोर्स लगाएं, किक मारें तो वो रुक नहीं जाता। बच्चे, हमारी ज़मीन पे अब उसको, जब हम फुटबॉल को किक मारते हैं वो रुक क्यों जाता है? क्योंकि फुटबॉल और ज़मीन के दरमियान एक फोर्स है जिसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, रगड़ की फोर्स। वो फ्रिक्शन की वजह से रुकता है। आप बात समझ रहे कि नहीं? जब ज़मीन ऊपर घूम रही है तो खला के अंदर फ्रिक्शन नहीं है, इसीलिए तो वो घूमती जा रही है। तो न्यूटन के मुताबिक अगर एक चीज़ मूव कर रही है तो वो मूव करती ही रहेगी, शर्त यह है कि फ्रिक्शन ना हो। मसलन ये हमारी ज़मीन पे ग्रेविटी भी है, तो ग्रेविटी भी उधर नहीं है, ना फ्रिक्शन है, इसीलिए तो वो चीज़ें घूमती जा रही हैं। तो अगर एक बॉडी रुका है तो वो रुका रहेगा, और अगर एक बॉडी मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता ही रहेगा, अनलेस, कब तक? जब तक अनबैलेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, बैलेंस नहीं, अनबैलेंस। ये अनबैलेंस का मतलब ज़रा आप समझिएगा। ये एक बॉक्स है ना बच्चे, ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा। इस बॉक्स के ऊपर एक फोर्स लग रही है 20 न्यूटन की राइट वर्ड, और एक फोर्स लग रही है 20 न्यूटन की लेफ़्ट में। अब ज़रा तवज्जो कीजिएगा, ये अनबैलेंस का मतलब क्या है? यानी कि बॉक्स एक है, मतलब मैं इधर खड़ा हूँ, एक बंदा मुझे राइट पे खींच रहा है, एक बंदा मुझे लेफ़्ट पे खींच रहा है, बात समझ रहे? तो मैं तो फिर भी रेस्ट पे हूँ, मुझ पर फोर्सेस तो लग रही हैं, लेकिन ये फोर्सेस हैं बैलेंस, ये बैलेंस फोर्सेस हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर एक फोर्स राइट पे लग रही 20 न्यूटन, ये भी 20 न्यूटन, तो मैंने क्या लफ्ज़ यूज़ किया? अनबैलेंस एक्सटर्नल
नेट फोर्स, फोर्स नहीं, ये भी एक गलत अल्फाज बच्चे यूज़ करते हैं। फोर्स और नेट फोर्स में फ़र्क है बेटा, इसीलिए मैंने न्यूटन सेकंड लॉ को आपको अलग पढ़ाऊंगा। वो जो आप पढ़ते हैं ना F=m में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने वाला हूँ अगले लेक्चर में। तो कहने का मकसद ये, अब नेट फोर्स का मतलब क्या है, इन फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स इनकी क्या आ जाएगी, मुझे बताएं जी। F नेट इज इक्वल टू 20 - 20, ये तो ज़ीरो आ गया क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, माइनस हो जाएंगी। तो ये बैलेंस फोर्सेस हैं। अब उसने बैलेंस की बात नहीं की, कहता अगर एक बॉडी रेस्ट पे रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो करता रहेगा। कब तक, जब तक कोई अनबैलेंस, बैलेंस तो कहते हैं ना जितनी राइट पे उतनी लेफ्ट पे, तो फिर तो इफेक्ट ज़ीरो हो गया, फिर तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। बैलेंस नहीं कहना, अनबैलेंस कहना है। मिसाल के तौर पर इधर एक फोर्स लग रही है 30 न्यूटन, तो अब बताएं कितना होगा, 30 - 20, तो ये 10 आ जाएगा ना आंसर, कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। तो ये जो 10 न्यूटन की फोर्स है ये अनबैलेंस है। अब बॉडी किधर को मूव करेगा, जिधर को 30 न्यूटन की फोर्स ज़्यादा लग रही है, तो बॉडी इधर को 10, एक फोर्स 30 न्यूटन की है, एक इधर को 20, तो इनकी नेट फोर्स आ जाएगी 30 - 20, 10 न्यूटन। तो बॉडी 10 न्यूटन की फोर्स है, इधर को मूव करता रहेगा और करता ही रहेगा अगर फ्रिक्शन ना हो। तो बैलेंस नहीं कहना, अनबैलेंस मैंने कहना है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं, नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो बेटा अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो। तो जब चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो, क्योंकि आपने एक्सेलरेशन पढ़ा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो। तो जब एक्सेलरेशन ज़ीरो तो बच्चे नेट फोर्स भी तो ज़ीरो होगी ना। तो जब तक बॉडी के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो है तो बॉडी रेस्ट में है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। हाँ, उसके ऊपर कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, ठीक है। तो ये तो था न्यूटन फर्स्ट लॉ की कुछ अहम बातें, बच्चे इसको नोट कीजिएगा। तो बेटा आपने देखा ना कि फोर्स प्रोड्यूस मोशन, ये पुराने लोग कहते थे फोर्स मोशन पैदा नहीं करती। अगर फोर्स मोशन पैदा करती होती तो ज़मीन खुद ब खुद घूमती ना। फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड ऑफ मोशन। तो अब न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते थे, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसका मतलब हमें इनर्शिया की समझ भी होनी चाहिए। अब व्हाट इज़ इनर्शिया, बच्चे इनर्शिया को ना मैंने उर्दू में क्या लिखा भला देखें, ज़िद। ये इनर्शिया एक किस्म की ज़िद है किसी भी बॉडी की। मिसाल के तौर पर अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, और अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है। आप बात समझ रहे हैं ना, ये एक जिद का नाम है। मतलब एक बॉडी मैं रुका हुआ हूँ ना, तो अगर कोई मुझे धक्का दे, मुझे कोई चलाना चाहे तो मैं चलना नहीं चाह रहा, और अगर मैं चल रहा हूँ तो मुझे कोई रोके तो मैं रुकना नहीं चाह रहा। यानी कि जो बॉडी की जो हालत है ना, वो उसके खिलाफ अगर मैं रुका हूँ तो मैं चलना नहीं चाह रहा, और अगर चल रहा हूँ तो रुकना नहीं चाह रहा। ये क्या है, ये एक जिद ही तो है। तो इसीलिए मैंने इनर्शिया को एक जिद का नाम दिया। इसकी डेफिनेशन नोट करें बेटा, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, किसी जिस्म की वो प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इट टेंड्स टू मेंटेन, वो बरकरार रखे। मेंटेन मतलब बरकरार रखे, किसको, इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये इसकी डेफिनेशन है। इनर्शिया किसी जिस्म की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट को मेंटेन करेगा, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन को मेंटेन करेगा। यानी कि अगर वो रुका है तो चलना नहीं चाह रहा, चल रहा है तो रुकना नहीं चाह रहा। तो ये एक जिद है। तो बच्चे याद रखिएगा, एमसीक्यू आता है, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मैस। इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी के मैस के ऊपर। मतलब इसको हम लिखेंगे ग्रेटर द मैस ग्रेटर द इनर्शिया, लोअर द मैस लोअर द इनर्शिया। आपने अक्सर देखना हो कि किसी बॉडी का इनर्शिया कितना है, आप सिंपल उसका मैस चेक कर लें। जिस बॉडी का मैस ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा है। तो मुझे बताएं कि फिर इनर्शिया का यूनिट क्या होगा। इनर्शिया का यूनिट होगा किलोग्राम। बच्चे ये अक्सर नोट कर लें, अक्सर बच्चे पूछते हैं सर वो कैसे किलोग्राम यूनिट होगा, जबकि ये तो एक प्रॉपर्टी है। तो जब इनर्शिया डिपेंड मैस पे करता है, मैस का यूनिट किलोग्राम नहीं, तो जो मैस का यूनिट है वही इनर्शिया का है। अच्छा जी, ये जो इनर्शिया है ना बच्चे, इसको मैंने लिखा है
कि इट इज़ द नेचुरल रेजिस्टेंस डेट ऑल द ऑब्जेक्ट्स हैव। ये जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी है ये हम नहीं उसके अंदर डाल रहे, ये हर बॉडी के अंदर कुदरती तौर पर है। तो ये एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, नेचुरल रेजिस्टेंस है जो हर बॉडी के अंदर होती है। तो नेक्स्ट जी, इनर्शिया, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ये मैंने आपको बताया ना, क्वांटिटेटिव कहते हैं क्वांटिटी, मिकदार, कि जो इनर्शिया है ना वो बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करता है। मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया क्वांटिटेटिव, इसका मतलब है ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, लोअर द मास लोअर द इनर्शिया। बच्चे इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है, अब मैंने कहा था ना एक्सपेरिमेंट, तो बेटा एक्सपेरिमेंट यही है, आप एक ग्लास लें, उसके ऊपर एक कार्ड रखें, ये आपने मैट्रिक लेवल पे पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। ग्लास के ऊपर एक कार्ड रखें, उसके ऊपर एक कॉइन रखें, सिक्का। अब वो कॉइन रेस्ट पे है ना, आप उस ग्लास के ऊपर जो आपने कार्डबोर्ड रखा है उसको यूं उंगली से धक्का दें, फोर्स लगाएं, तो आप देखेंगे कार्ड आगे को चला जाएगा और कॉइन जो है वो ग्लास के अंदर गिर जाएगा। ये आप अपने घर के अंदर भी रह के कर सकते हैं। तो वो कॉइन रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहता है। अगर आप एक बस के अंदर जा रहे हैं, बस के अंदर आप खड़े हैं, बस मूव कर रही है, तो एकदम से अगर ब्रेक लगे तो आप यूं नहीं आगे को जाते, आपका जो बॉडी का अपर पार्ट है वो आगे को मूव करता है, लेकिन आपका जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है, जो टांगे हैं, वो बस के साथ अटैच है ना, वो रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे रहना चाहती हैं। अगर एक गाड़ी एकदम से टर्न ले ले तो आपने देखा पैसेंजर भी यूं होते हैं, यानी कि उसके विंड शील्ड की तरफ मूव करते हैं। बात समझ रहे कि नहीं? तो इसकी एग्जांपल में यू गेट प्रेस्ड बैक इन योर सीट व्हेन एन एयरप्लेन टेक्स ऑफ। जब हवाई जहाज उड़ेगा, टेक ऑफ करेगा, तो आप पीछे को मूव करते हैं ना, क्योंकि आप अपनी मोशन की हालत को मेंटेन करना चाहते हैं, और अगर आप रेस्ट पे हैं तो आप रेस्ट को मेंटेन करना चाहते हैं। तो ये इनर्शिया के मुतालिक कुछ अहम बातें हैं। तो बेटा इनर्शिया को आपने अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम लॉ ऑफ इनर्शिया, तो इसीलिए मैंने इनर्शिया को इधर साथ ही पढ़ा दिया। इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शिया के बाद आती है। तो बेटा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड। जिसके अंदर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, और जिसके अंदर अप्लाई नहीं होता उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और याद रखिएगा जो हमारी अर्थ है ना वो नॉन इनर्शियल होती है, वो मूव तो कर रही है, लेकिन अगर हम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बात करें, क्योंकि अर्थ का इनर्शिया मैस बहुत ज़्यादा है ना, तो उसका एक्सेलरेशन बहुत कम होता है। तो एक्सेलरेशन इतना कम है कि हम अर्थ को इनर्शियल कंसीडर करते हैं, हम उसको कह सकते हैं कि अर्थ भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और ये बात भी याद रखिएगा कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। तो ये तो थी चंद अहम बातें न्यूटन फर्स्ट लॉ से मुतलिक। नेक्स्ट लेक्चर न्यूटन सेकंड लॉ से मुतलिक होगा, बड़ा अहम है बच्चे। F = m है, दिस इज़ नॉट अ न्यूटन साइकिल लॉ, इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।